नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसमें आई थिंक इसको कंप्लीट 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश रहेगी। शुरू करते हैं। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्लेगरिज्म। ठीक है। IPR deals with the creation of human mind and the legal rights associated with them. IPR क्या है? ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है ये, एंड डील्स विद ये लीगल राइट्स, उसके लीगल राइट्स के साथ डील करता है। इसमें कन्वेंशंस, ट्रीटीज, लॉज होते हैं। और प्लेगरिज्म के बारे में बात करते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द ऑथर। प्लेगरिज्म में क्रेडिट नहीं देते हैं तो वो काउंट होता है प्लेगरिज्म में। अगर हम उसको क्रेडिट दे देते हैं, उसको ऑथर को, उसके डेवलपर को, तो वो प्लेग में नहीं काउंट होगा। आईपीआर क्या कवर करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को। और इसमें क्या क्या कवर होते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क्स। कोई प्लांट वेराइटी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन है तो ट्रेड जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसे जीआई टैग्स भी बोले जाते हैं, जैसे आज के टाइम में बहुत कॉमन चीज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नोट स्पेसिफिक लीगल राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नोट्स करता है स्पेसिफिक लीगल राइट्स का। ठीक है। और इंडिया जो इसको रेटिफाई करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो को करता है, और इसे ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर कवर किया जाता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ट्रिप्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ created different forms of rights or areas of law, and they are known as intellectual property. तो एक सेवरल लॉज फॉलो करता है। ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है, आप देखते हैं आज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, refers to the creation of human mind for which exclusive rights are recognized। ह्यूमन माइंड के क्रिएशन को एक्सक्लूसिव राइट्स देना कहलाता है आईपीआर। दैट इज कॉल्ड आईपीआर। म्यूजिकल वर्क, लिटरेरी, आर्टिस्टिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, वर्ड, फ्रेजेस, सिंबल्स, डिजाइन, ड्रेसेस, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब होता है। जैसे ट्रेड सीक्रेट्स में वो बोलते हैं कि पेप्सी का सीक्रेट फॉर्मूला है, केएफसी का सीक्रेट मसाला है, ये सब उसमें आते हैं। किसी सिंगर का म्यूजिकल वर्क, जैसे जुबिन गर्ग है, उसका म्यूजिकल वर्क, या ए आर रहमान का म्यूजिक कंपोजिशन, ये सब क्या है? आईपीआर है, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखते हैं। ये क्या करता है? एनकरेज करता है इनोवेशन को, नए नए आइडियाज को डेवलप करने में। प्रोटेक्ट क्रिएटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट प्लेगरिज्म एंड पायरेसी, प्लेगरिज्म नकल को और पायरेसी को रोकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं हम, जैसे कि ओला ले लीजिए, उबर ले लीजिए, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर दिया। जैसे गिग्स वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आया, ये सब इकोनॉमिक्स को बूस्ट कर रहे हैं। तो ये सब फाइनेंशियल बेनिफिट, प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट्स।
लाइसेंसिंग के थ्रू, रॉयल्टीज के थ्रू, फ्रेंचाइजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए ए आर रहमान ने कोई सॉन्ग कंपोज किया, उसको कोई यूज कर रहा है, तो उसके बदले में उसको रॉयल्टी पेड करना पड़ेगा, या कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस टाइप का उसको पे करना पड़ेगा, तो वो इसमें कवर होता है। एनहांसेस फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देता है। आईपीआर में एंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी करता है, क्योंकि अगर किसी के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वो उसको करेज करेगा, अदर लोगों को भी मोटिवेट करेगा रिसर्च के लिए। प्रोटेक्ट्स ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है ये। फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को भी फैसिलिटेट करता है। इंटरनेशनल सब ट्रेड को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी एक्टिविटी को कंसल्ट करने के। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कैटेगरीज क्या है? पेटेंट्स, पहले पहला कैटेगरी क्या है इसका? पेटेंट्स। ये न्यू इनोवेशंस को रूप में जाना जाता है। कॉपीराइट, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, कोई लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क है, तो ये कॉपीराइट्स के अंदर आएगा। ट्रेडमार्क, किसी ब्रांड का नेम, लोगो, स्लोगन्स, ये सब ट्रेडमार्क्स में आते हैं। जैसे कि हीरो होंडा का, हीरो का है, हीरो मोटर्स का है, हीरो है सदा के लिए, या टोयोटा का कुछ इस टाइप का सिंबल है, टाटा का इस टाइप का सिंबल है, तो इसके ट्रेडमार्क्स हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइंस, किसी प्रोडक्ट शेप कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न को इसमें कवर करता है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, या जीआई टैग्स में ट्री, बनारसी साड़ी, जर्दालू आम, जैसे बिहार का है, भागलपुर का शहर, अलीगढ़ के ताले, ये सब क्या है? जीआई टैग्स में आते हैं। अलीगढ़ के ताले हो गए, कॉपर इंडस्ट्रीज हो गई मुरादाबाद की, ये सब जीआई टैग्स है। बनारस का सौंदेश। ट्रेड सीक्रेट्स, स्पेशल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं किसी फॉर्म को। प्लांट ब्रीडिंग राइट्स, प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, ये एक स्पेशल टाइप के इनोवेशन होते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड के होते हैं। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में इनोवेशन हो गए। प्लांट के प्रोसेसिंग्स को, नए नए जीन्स, प्लांट के नए नए जीन्स को डेवलप करना, ये सब इसमें कवर होता है। ट्रेड ड्रेस यूनिक फॉर्म, अपीयरेंसेस एंड पैकेजिंग हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे डोमिनोज का पैकेजिंग स्पेशल, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके हो गए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। पेटेंट्स इनोवेशंस के लिए, कॉपीराइट्स लिटरेरी वर्क के लिए, ट्रेडमार्क ब्रांड्स नेम के लिए, इंडस्ट्रियल डिजाइंस अपीयरेंसेस के लिए, ट्रेड सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स के लिए, प्लांट प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन, ट्रेजर, ट्रेड ड्रेस पैकेजिंग एंड ओवरऑल अपीयरेंसेस, जैसे टाटा नाम का पैकेजिंग है, फेयर एंड लवली का पैकेजिंग है, ये सब क्या है? उसके ड्रेसेज है, उनके प्रोडक्ट को उस ड्रेसिंग्स में पैक करके अवेल करवाया जा रहा है। अब देख लेते हैं कन्वेंशन ट्रीटीज रिलेटेड टू आईपीआर। सबसे पहला है पेरिस कन्वेंशन, 1883 में आया था। इसे डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यूटिलिटी मॉडल्स, ट्रेड नेम्स को ये कवर करता है। आपको इसके सिर्फ डेट्स याद रखने हैं और इसका ईयर ऑफ लिखना। 1886 में आया था, वर्ल्ड में आया। यह भी डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स को दिया जाता है। म्यूजिक, बुक्स वगैरह जो है क्या, ये सब इसमें कवर करते हैं वर्ड।
कन्वेंशन में। उसके बाद आता है मैड्रिड एग्रीमेंट एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स में डील करता है। मैड्रिड एग्रीमेंट किस में डील करता है? ट्रेडमार्क्स में। पेटेंट कॉपीराइट ट्रीटी, पीसीटी 1970 में आया था, इसको भी कवर कौन करता है? डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 में आया था, इंटरनेशनल यूनियन डिपॉजिटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द पेटेंट्स प्रोसीजर्स पे ये काम करता है बुडापेस्ट। ठीक है। रोम कन्वेंशन 1961 में आया था, ये परफॉर्मर्स, फोनोग्राम्स और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करता है, ये आया था। यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये डेवलप किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। यूनेस्को यूएन की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके है इसका फुल फॉर्म। तो यूनेस्को के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। ट्रिप्स 1995 में आया था, ये डब्ल्यूआईपीओ इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी डब्ल्यूटीओ को एडमिनिस्ट्रेट करता है। 1995 में आया था। 1995 में कौन आया था? ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को कवर करता है ट्रिप्स, और इसको मॉनिटर कौन करता है? WTO 1995 में आया था। उसका WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपी ट्रीटी 1996 में आया था, ये डिजिटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। WIP WPTT वो जो है परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी जो है, ये डिजिटल एड्स में और कम्युनिकेशंस, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस को ये कवर करता है, 1996 में आया था। ठीक है। WPPT जो है 1996, ये किससे कवर है? ये कवर है करता है ऑनलाइन कम्युनिकेशंस को। ये क्विक रिविजन है, इसको आप देख लीजिएगा। Law related to the intellectual property rights in India, Patents Act 1970 governs patent protections of the India, provide exclusive rights of to their inventions को exclusive rights provide करता है। इसको 1999, 2002, 1905 में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको 2002 में, 1999 में और 2005 में अमेंड किया गया था। ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957 था, ये लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल और सिनेमैटिक फिल्म्स को कॉपीराइट्स के अंदर क्रिएट करता है और एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को, एक्सक्लूसिव राइट्स टू क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। लास्ट टाइम इसको अमेंड किया गया 2002 में, मेजर अमेंडमेंट किया था। उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट, ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेडमार्क्स को, और रजिस्ट्रेशन के थ्रू ब्रांड नेम्स को, लोगोस को प्रोटेक्ट करते हैं इसमें। डिजाइन एक्ट, ये ऑर्नामेंटल अपीयरेंसेस को करता है, जिसमें शेप, कवर्स, पैटर्न्स, ऑर्नामेंटल डिजाइन को, ये लाइंस, कलर्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह के लिए इसमें ये कवर किया जाता है। उसका आ जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जिसको जीआई टैक्स के अंदर भी कवर किया जाता है। ठीक है। ये स्पेसिफिक रीजन के स्पेसिफिक टॉपिक्स को, प्रोडक्ट्स को, फीचर्स को कवर करते हैं जीआई टैग्स के अंदर हम। ठीक है। तो इसको इसमें कवर करते हैं। एग्जाम्पल है दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, मैसूर पाक, मैसूर पाक, कोल्हापुरी सैंडल्स,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कवर है, मोर देन 100+ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है PPVFR एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स। इसमें प्लांट के ब्रीडर्स को और सेफगार्ड्स ऑफ द फार्मर्स एंड न्यू प्लांट वेराइटीज को कवर किया जाता है, ठीक है। स्पेशली ये एग्री प्रोडक्ट्स को कवर किया जाता है इसमें, एग्री प्रोडक्ट्स को कवर किया जाता है इसमें। उसके बाद है 2000 में आया था सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन 2000 में। तो ये सेमीकंडक्टर के सर्किट्स को और सेमी प्रोटेक्ट करता है और एनकरेज करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जो इंडिया में बूम करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर इस पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसके इक्विटेबल बेनिफिट्स हों और उन रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके इंडिया में, ठीक है। तो पेटेंट एक्ट 1970 में आया इन्वेंशंस के लिए, कॉपीराइट 1957 में लिटरेरी आर्टवर्क के लिए, ट्रेडमार्क 1999 में आया ब्रांड्स के लिए, डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइंस के लिए, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, आईपीवीआर प्लांट्स एंड वेराइटीज के लिए आया, सेमीकंडक्टर्स एक्ट 2000 में आया सेमीकंडक्टर्स के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट समरीज आप इसको याद कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। अब देख लेते हैं हम एक टॉपिक जिसका मेजर इशू था कि कॉपीराइट्स इश्यूज इन इंडिया, फोटो कॉपिंग केस इन इंडिया। एक ये केस था जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोटो कॉपी के केस पे किया गया था। इसमें क्या था कि कुछ लिटरली मटेरियल्स को कॉपी किया गया था और उसको कवर किया गया था, तो इसमें केस गया था। तो इसमें केस का नाम था चांसलर मद्रास ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड अदर्स, चांसलर्स मद्रास and scholars of the University of Oxford and others versus रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज एंड ऑथर। ये कोर्ट केस था दिल्ली हाई कोर्ट में 2016 में लगा था। इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है कि रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और ये प्रिपेयर कर रहा था पैकेजेस को जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के जो टेक्स्ट बुक्स थे उनको फोटोकॉपी करके पब्लिश कर रहा था। तो इन्होंने केस इशू लगाया कि कोर्ट में कि ये कॉपीराइट एक्ट का इन्फ्रेगमेंटेशन है, कि आदेशों का उल्लंघन है। क्या? तो केस के पास 2 पॉइंट्स थे। डज प्रिपेयरिंग एंड सेलिंग फोटोकॉपी पैक्स violate the Copyright Act? Course packs are violate the Copyright Acts. Can educational institution reproduce copyright materials treating without permissions of the copyright of the owner? तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जजमेंट दिया कि प्रिपरेशन ऑफ कोर्स पैक फॉर एजुकेशनल पर्पस डज नॉट अमाउंट टू अ कॉपीराइट इन्फ्रिगमेंटेशन। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी चीज का कॉपी किया था तो वो कॉपीराइट एक्ट को इन्फ्रिगमेंट नहीं करता है, एंड द एक्टिविटी इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 52(1) सबसेक्शन आई ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। तो जजमेंट में किस सेक्शन को रेफर किया? सेक्शन को रेफर किया गया 52(1) सबसेक्शन आई को कॉपीराइट एक्ट के अंदर, और कहा गया था कि ये एक वैलिड होगा अगर एजुकेशन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है तो, क्योंकि ये प्रमोटेड द एक्सेस ऑफ एजुकेशन के लिए क्या था, फेयर डीलिंग का था, एजुकेशनल पर्पस करता था, और रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द स्टूडेंट। मान लीजिए कोई बुक है वो 1000 रुपए की आ रही है और उसको कॉपी मान ले 200 रुपए मारा है, तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, किसी को शिक्षा प्राप्त करने से आप रोक नहीं सकते हैं। और लाइब्रेरी का भी एक प्रिंसिपल है जो हम लोग पढ़ते हैं
कि बेयर मिनिमम कॉस्ट पे मटेरियल्स को अवेलेबल करवाना चाहिए। तब कॉस्ट महंगे महंगे बुक्स हैं तो उसको फोटोकॉपी करके स्टूडेंट एजुकेशन पर्पज के लिए यूज़ कर सकता है। बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ कॉपीराइट ऑनर्स एंड द स्टूडेंट्स, ये दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है और कहीं ना कहीं एजुकेशनल पर्पज में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो 2000 इसका आउटकम क्या हुआ कि 2017 में पब्लिशर्स ने विड्रॉ कर लिया इस केस को बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पहले इसको विड्रॉ कर लिया तो ये इफेक्टिव था। तो ये क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था, सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट कहता था लिस्ट एक्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट द कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 52A 1I कहता है रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क बाय द टीचर और अ pupil फॉर द कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड। तो ये कहता है कि एजुकेशन पर्पस के लिए कॉपीराइट परमिटेड है इफ यूज्ड बाय टीचर और pupil। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉपिक कवर कर रहे थे प्लेगरिज्म का। प्लेगरिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें कवर करते हैं। प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग अदर पर्सन्स आइडियाज वर्क images and create work without the proper acknowledgement and permissions and presenting them on। इसमें किसी भी पर्सन के लिटरली वर्क्स आइडियाज को प्रमोट किया जाता है। इट कंसिडर्ड अ violation of academic integrity may be infringement copyright depending on the circumstances। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म क्या है, किसी के लिटरली वर्क को आइडियाज को कॉपी करना, आइडिया या इमेज या क्रिएटिव वर्क को कॉपी करना आता है प्लेगरिज्म में विदाउट गिविंग प्रॉपर आइडेंटिटी टू हिज वर्क। ठीक है, तो प्लेगरिज्म में क्या है, प्लेगरिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी ओरिजिनलिटी एंड एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। एथिकल यूज, अगर एथिकल यूज को यूज करते हैं उसके आइडियाज को इमेजेस को तो हम उसको क्रेडिट देना होगा उस पर्सन को उसके वर्क के लिए। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है इसके, इन्वॉल्व द प्रेजेंटिंग सोमन्स एज इंटेलेक्चुअल वर्क एज योर ओन। किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क्स को हम अपना नहीं कह सकते हैं। इट कैन बी ऑकर्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ये ऐच्छिक और स्वैच्छिक भी हो सकता है कि हम किसी के वर्क को कॉपी कर लें बिना जाने बिना समझे। जैसे जनरली म्यूजिक पार्टीज में सॉन्ग्स वगैरह होते हैं हम घर में प्ले करते हैं तो उसके बिना क्रेडिट्स को राइट्स को दिए हो, तो ये भी है। कॉम्पिटेटिव वीडियोस वगैरह में हम उसके सॉन्ग्स को यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉमन इन एकेडमिक राइटिंग रिसर्च पब्लिकेशंस एंड डिजिटल कंटेंट्स। वही एकेडमिक वर्क्स में इसका काफी कॉमन है, लोग कॉपी कर लेते हैं विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू द इट्स ओरिजिनल क्रिएटर्स। प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग हेल्प्स हम टू एक्नॉलेज द ओरिजिनल क्रिएटर। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम प्रॉपर साइटेशन दें उसके ओरिजिनल क्रिएटर को। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या है, कॉपिंग द टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड विदाउट द कोटेशन मार्क एंड प्रॉपर साइटेशन। पूरा का पूरा उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया जैसे हम लोग जनरली करते हैं नॉर्मल वर्क्स में। मोज़ेक या पैचवर्क प्लेगरिज्म, इसमें डिफरेंट सोर्सेस को कॉपी किया था माइनर चेंजेस के साथ, विद माइनर चेंजेस के साथ इसको कॉपी किया था। पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या होता है कि अदर्स राइटर्स को आइडिया को अपने ऑन वर्ड्स में घुमा करके लिख देना। ठीक है, विदाउट गिविंग द प्रॉपर क्रेडिट, उसको बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए हुए उसके आइडियाज को अपने वर्ड्स में घिसाना।
Self plagiarism, reusing one's previously published and submitted work without proper acknowledgement and permission. इसमें किसी के अपने रिवर्ड्स को प्रीवियसली पब्लिश आर्टिकल्स को दोबारा से रीयूज करना। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है? ड्यू टू द केयरलेसनेस नॉट टेकिंग इनकरेक्ट साइटेशंस। कई बार हम लोग जल्दबाजी में काम करते हैं और प्रॉपर साइटेशन नहीं दे पाते हैं, या उसका नोट टेकिंग नहीं करते हैं जानते हुए भी, तो वो एक्सीडेंटल हो सकता है, या उसके बारे में सोर्स के बारे में नहीं पता होता है और मेंशन कर देता है, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होता है। सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म, providing incorrect, misleading, and fabricated information or citing other sources that were not actually used. Fragmented citations को यूज कर लेते हैं। कंप्लीट प्लेगरिज्म, इसमें क्या होता है कि सबमिटिंग अदर वर्क्स विद आवर एंटायर वर्क एज एन आवर एंटायर वर्क, किसी के पूरे काम को अपने ही तरह काम की तरह उसको कॉपी कर देना। कैसे किया जाता है वर्ड प्लेगरिज्म को? सभी रिसोर्सेज को साइट करना, ठीक है, साइटेशन स्टाइल्स के साथ, एपीए, एमएलए और शिकागो स्टाइल के बारे में इसको डिटेल में कवर करेंगे हम। कोटेशन मार्क्स को यूज करना ताकि उसके अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस को प्रोवाइड करें। पैराफ्रेज करेक्टली उसको, अब कोशिश किया जाए कि हम अपने कंटेंट को ओरिजिनली बनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। ट्राई टू क्रिएट ऑन ओरिजिनल वर्क। एक्यूरेट नोट्स मेंटेन किया जाए और रेफरेंसेस को यूज किया जाए। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा, जैसे टर्निट, ओरिजिनल को यूज किया जाए ताकि प्लेगरिज्म चेक किया जाए। बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस को यूज किया जाए और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म, ये क्या रिजेक्ट कर सकता है हमारे असाइनमेंट्स के पेपर को, पेनल्टीज को बढ़ा सकता है या एकेडमिक प्रेजेंटेशंस को रिड्यूस कर सकता है, हमारे प्रोफेशनल रेपुटेशंस को डैमेज कर सकता है, और कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ेगा, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक आर्टिकल, पब्लिश्ड आर्टिकल जो है उसको रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को फेस करना पड़ा है। अब देख लेते हैं लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म। लेवल 0 अप टू 10%। लेवल 0 में अप टू 10% होता है नो प्लेगरिज्म, और ये एक्सेप्टेबल होता है। लेवल 1 में 10 से 40% तक होता है और माइनर प्लेगरिज्म होता है। लेवल 2 में 8 तक मॉडरेट और अबव 60 सेवर प्लेगरिज्म होता है। तो 4 लेवल्स होते हैं प्लेगरिज्म के, 4 लेवल्स, L0, L1, L2, L3, 10% तक, 40% तक, 60% तक, एंड above 60%। लेवल 0 में एक्सेप्टेबल है, कोई पेनल्टी नहीं है। माइनर प्लेगरिज्म है लेवल 1 में, ठीक है, और इसमें प्लेगरिज्म में जो है आपको रिवाइज करना को पड़ सकता है, आपके सबमिटेड वर्क को और रिसबमिट करना पड़ेगा। रिवाइज वर्क एंड resubmitted it। लेवल 2 40 to 60 मॉडरेट है। एकेडमिक इसमें पेनल्टीज लगेगी, पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स। और लेवल 3 में अगर 60% से ज़्यादा है तो रिजेक्शन हो जाएगा वर्क का, और पेनल्टी एज पर द नॉर्म्स होगा। तो ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।